हेलो। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और आप अपनी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी में लगे हुए हैं। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th के आर्ट्स वालों के लिए है और खासकर जिनका सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, जिसे आप हिंदी में भूगोल के नाम से जानते हैं, उसी का जो है क्लास नंबर जो है आज 7वां है। ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट 2 नंबर वाले प्रश्न जो है लगभग हम लोग 60 प्रश्न कर चुके हैं और आज के इस क्लास में जो है 61 से लेके 70 तक के 10 प्रश्नों को बिना रटे हुए आपकी अपनी भाषा में आपके दिल और दिमाग में फिट कर देंगे। अगर आप पीछे के क्लास देख के आ रहे होंगे तो आपको किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं हुआ होगा, है कि नहीं? और आज की क्लास में अगर आप नए हैं तो पहले पूरा क्लास को देखिए, एंजॉय कीजिए। देखिए आज के इस क्लास का जो है पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि उत्तरी भारत में सिंचाई के मुख्य साधन जो हैं क्या हैं। उत्तरी भारत कहने का मतलब हम लोगों के तरफ जो है सिंचाई मतलब खेत पटाने का जो है कौन कौन से साधन हैं बताइए। नलकूप, कुआं, नहर, नदी। हो गया आंसर। कैसे लिखेंगे आंसर? तो आंसर लिखेंगे उत्तरी भारत में सिंचाई के निम्नलिखित साधन है। पहला नलकूप, नलकूप मतलब कि मोटर चला के, दूसरा जो है कुआं से, तीसरा जो है नहर से और चौथा जो है नदी से। इन सभी तरीकों से जो है हमनी के यहाँ सिंचाई होता है, यानी कि खेत को पटाया जाता है कि नहीं? अब जो है यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 62 है, शुष्क कृषि से आप क्या समझते हैं? शुष्क कृषि से हम उस कृषि को समझते हैं कि जहां पे 75 सेमी से अगर कम वर्षा होता है और वहां पे खेती किया जाता है तो उस कृषि को जो है हम लोग क्या बोलते हैं? शुष्क कृषि हम लोग बोलते हैं। जैसे राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, इन सभी जगहों पर जो है शुष्क कृषि जो है पाया जाता है, क्योंकि इन सभी जगहों पे 75 सेमी से कम वर्षा होता है, फिर भी यहाँ पे खेती होता है। इसीलिए इन जगहों पर किए गए खेती को शुष्क कृषि कहेंगे। आपसे क्वेश्चन यही तो पूछा था, शुष्क कृषि से आप क्या समझते हैं? आंसर लिखेंगे कैसे? तो शुष्क कृषि से हम यह समझते हैं कि जिस स्थान पे 75 सेंटीमीटर से यानी 75 सेमी से कम जो है बारिश होता है तो उस कृषि को जो है उस स्थान पर किए गए कृषि को शुष्क कृषि कहते हैं। एग्जाम्पल में आप दीजिएगा, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, इन तीनों जगहों पे जो कृषि होता है शुष्क कृषि ही होता है। याद हो गया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोको, कोको के बारे में आप क्या जानते हैं? तो कोको जो है एक प्रकार का जो है बीज होता है, जो पपीता के बीज के तरह होता है। ठीक है, जैसे पपीता एगो फल होता है, पपीता को जब आप काटिएगा तो उसके अंदर काला काला जो है का रहता है, तब बिया रहता है, जिसे हमने के शुद्ध हिंदी में जो है बीज कहते हैं। तो कोको भी जो है ठीक वैसे ही कोको जो है पपीता के तरह एगो फल होता है जिसके अंदर बीज होता है। उस बीज को जो है हम लोग क्या कहते हैं? कोको कहते हैं। और उस बीज को निकाल करके आप भून करके कढ़ाई में भून देंगे। कढ़ाई में भूनने का मतलब भूंजा कैसे भूंजते हैं, वैसे ही उस जो है कोको से जो है कोको के बीज को निकाल करके आप भून देंगे। भूनने के बाद जो है इस कोको का उपयोग जो है कॉफी बनाने में, चॉकलेट बनाने में, केक बनाने में हम लोग कहते हैं क्या करते हैं? तो कोको का उपयोग करते हैं। चॉकलेटी केक आप देखे होंगे, उसमें कोको। कॉफी जब आप पीते हैं तब कोको से बना हुआ है। आप जो है डेयरी मिल्क चॉकलेट का खा रहे हैं, आप 5 स्टार खा रहे हैं, ये सब जो है कोको से बना हुआ है। ठीक है, कोको क्या है? तो पपीता के तरह एक वो फल है, उस फल के अंदर जो काला काला बीज होता है उसी को कोको कहते हैं। अभी मत समझ लीजिएगा कि पपीते को कोको कहा जाता है, नहीं, कोको अलग है, पपीता अलग है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हरित रासायनिक क्या है? देखिए हरित रासायनिक क्या है। जैसे ही हरित क्रांति का हम लोगों के देशों में जो है विकास हुआ तो खेतों में जो है बहुत सारे खाद्य पदार्थों का उपयोग किए जाने लगा।
ऐसे ऐसे खाद्य पदार्थ जो जीवों के लिए हानिकारक होते थे, मनुष्यों के लिए हानिकारक होते थे, भले फसल अधिक होता था लेकिन जो है हम लोगों के लिए हानिकारक होते थे। तो हरित रासायनिक जो है एक प्रकार के ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो फसल भी अधिक उपजाता है और मनुष्यों को जो है हानि भी कम पहुंचाता है। उसी जो है रासायनिक पदार्थ को हरित रासायनिक हम लोग कहते हैं। हरित रासायनिक क्या है? तो हरित रासायनिक जो है क्या करता है, तो हरित रासायनिक एक प्रकार का ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो रासायनिक पदार्थों को जो है उपयोग में हम लोग तो लाते ही हैं, उसके उत्पादन यानी कि फसलों के उत्पादन को बढ़ाता है और मनुष्यों को उससे जो है खतरा कम होता है। बात समझ गए? चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरानी या वर्षा आधारित कृषि से आप क्या समझते हैं। देखिए आपसे पूछा कि बरानी या वर्षा आधारित कृषि से आप क्या समझते हैं, तो आप बोलेंगे कि वैसा कृषि जो वर्षा के पानी से जो है सिंचाई किया जाता है, मतलब कि वर्षा के पानी से ही जो है खेत को पटा करके खेत को उपजाऊ बनाया जाता है, उसी कृषि को हम लोग कहते हैं बरानी या वर्षा आधारित कृषि। वर्षा आधारित कृषि समझ गए, यानी कि पूरा खेती जो है बारिश के पानी पर ही आधारित होता है, उसी को जो है बरानी या वर्षा आधारित कृषि हम लोग कहते हैं। और ये सब कृषि जो है ज़्यादातर उत्तरी भारत में जो है आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो है नहर में पानी इकट्ठा हो जाता है, तो नहर के पानी से जो है लोग खेती करना जो है शुरू करते हैं। बात समझ गए? अब आप कहेंगे सर इतना बढ़िया आप पढ़ाते हैं, क्लास में याद भी हो जाता है, इसका नोट्स मिल जाता, और नोट्स 2 नंबर वाला के साथ 5 नंबर वाला के भी आप दे देते, उसके बाद सर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे देते हैं, टेस्ट सीरीज भी दे देते हैं, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन भी दे देते हैं, मॉडल पेपर सॉल्यूशन भी दे देते हैं, आप जो है कैसे तैयारी करना है ये सब के बारे में गाइडेंस भी कर देते हैं। तो आपको सब कुछ किया जाता है, बस आपको एक काम करना होता है, प्ले स्टोर से जो है SGS क्लासेस एप्लीकेशन को जो है डाउनलोड करना होता है। जैसे ही ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे, आपको जो है इसमें रजिस्टर करना है, नाम पता ईमेल आईडी ये सब डाल के, उसके बाद जो है आपके सामने आर्ट्स का कोर्स खुलता है। आर्ट्स के उस कोर्स को आप परचेज कर लीजिए, उसमें सभी सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइकोलॉजी हो गया, सोशोलॉजी हो गया, उसके बाद जो है हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, होम साइंस हो गया। ये सभी सब्जेक्ट के 2 नंबर वाले प्रश्न, 5 नंबर वाले प्रश्न और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये सभी का PDF जो है आपको मिलेगा, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज फ्री में आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा है कि नगरों, महानगरों और मेगा नगरों को जो है आपको परिभाषित करना है। नगर जो है किसे कहते हैं? तो जिस शहर में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले लोग रहते हैं उस शहर को नगर बोला जाता है। महानगर किसे बोलते हैं? तो 10 लाख से लेके 50 लाख तक के लोग जिस नगर में रहते हैं उसे महानगर बोलते हैं, और 50 लाख से ऊपर जिस नगर में रहते हैं उस नगर को मेगा नगर बोलते हैं। मेगा नगर आप मुंबई को बोल सकते हैं, आप जो है कोलकाता को बोल सकते हैं, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे 50 लाख से भी अधिक लोग निवास करते हैं। ठीक है, नगर कहाँ? तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर को नगर कहेंगे, 10 से 50 लाख के बीच वाले जनसंख्या वाले को महानगर कहेंगे, और 50 से अधिक वाले को मेगा नगर कहेंगे। बात समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है गुच्छित एवं बिखरी बस्तियों के बीच अंतर स्पष्ट करना है। लिखेंगे आप कैसे? तो गुच्छित एवं बिखरी बस्तियों के बीच जो है निम्नलिखित अंतर है, एक तरफ गुच्छित बस्तियां और एक तरफ जो है बिखरी बस्तियां। गुच्छित बस्तियां जिसमें घर पास पास होता है और बिखरी बस्तियां जो है घर दूर दूर होता है। पहला अंतर, गुच्छित बस्तियां में जो है घर पास पास होता है और बिखरी बस्तियां में घर जो है दूर दूर होता है। अब जो है दूसरा अंतर लिखेंगे, गुच्छित बस्तियां पास पास घर जो है कहाँ पे रहता है? तो शहर में, यानी कि गुच्छित बस्तियां जो है शहर में पाई जाती हैं और बिखरी हुई बस्तियां जो हैं गांवों में पाई जाती है।
तीसरा अंतर याद रखिएगा, गुच्छित बस्ती वाले लोगों का जो है खेत और घर दोनों अलग अलग होता है, यानी शहर में जो है घर है तो गांव में जो है खेत है, लेकिन बिखरी हुई बस्तियां गांव में होती है तो गांव और खेत जो है दोनों एक के जगह पे होता है। ये 3 को अंतर आपको याद हो गया। गजब। किसी भी प्रश्न को जब आप समझ जाते हैं तो उसका आंसर एक बार आप देखेंगे नोट्स में, तुरंत दिमाग में फिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुपक्षीय व्यापार क्या है। देखिए बहुपक्षीय व्यापार क्या है, इसको पहले जो है आप समझिए। बहुपक्षीय व्यापार का मतलब होता है कि जब 2 या 2 से अधिक देश मिल करके व्यापार के संतुलन को बनाए रखते हैं तो उसी व्यापार को बहुपक्षीय व्यापार कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि 2-3 गो देश जो है आपस में जो है मिल के व्यापार कर रहे हैं, यानी उस देश को किसी चीज की जरूरत है तो वो वाला देश जो है जरूरत उसका पूरा कर रहा है। ई देश के किसी चीज की जरूरत है तो वो देश जो है अपने यहाँ से भेज रहा है। जब 2 या 2 से अधिक देश जो है आपस में मिलकर व्यापार की संतुलन को बनाए रखते हैं उसी व्यापार को बहुपक्षीय व्यापार कहा जाता है। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यटन के क्षेत्र में कोई 2 लाभ का उल्लेख करना है, यानी कि पर्यटन क्षेत्र जहां जहां होता है वहां से क्या क्या लाभ होता है। पर्यटन क्षेत्र उस क्षेत्र को बोलते हैं जहां पे लोग घूमने जाते हैं। ठीक है, तो पर्यटन क्षेत्र के लाभ बताना है। पर्यटन क्षेत्र के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला लाभ है कि पर्यटन क्षेत्र से जो है संस्कृति का जो है आदान प्रदान होता है, यानी दूसरे जगह के लोग आते हैं तो उनके संस्कृति को हम लोग सीखते हैं और हमारे जगह से संस्कृति को जो है वो लोग ले जाते हैं। दूसरा कि जहां पे पर्यटन क्षेत्र जो है होता है वहां के लोगों को व्यापार आसानी से मिल जाता है। तीसरा कि भाषाओं का आदान प्रदान होता है। पर्यटन यानी पर्यटन स्थान पे दूसरे जगह के लोग आएंगे तो उनका भाषा हम लोग जानेंगे, हम लोगों के भाषा के बारे में वो जानेंगे, तो ये सभी जो है पर्यटन क्षेत्र के लाभ हैं। ठीक है, और भी जो है लाभ हैं कि पर्यटन क्षेत्र से जो है जानकारियां उपलब्ध होती है कि नहीं, बहुत सारे लाभ हैं। आज का क्वेश्चन नंबर जो है आखिरी है कि निश्चयवाद क्या है। निश्चयवाद समझिए, निश्चयवाद जो है एक प्रकार का विचारधारा है। इस विचारधारा का जो है तात्पर्य है कि प्राकृतिक वातावरण जो है सर्वशक्तिमान है। निश्चयवाद एक प्रकार का विचारधारा है जिसका तात्पर्य है कि प्रकृति जो है सर्वशक्तिमान है, यानी प्रकृति के दिए हुए चीजों को आप अगर संतुलित ढंग से उपयोग नहीं करते हैं तो आने वाली पीढ़ियां जो है इस प्राकृतिक चीजों के लिए तरसेगी। अब निश्चयवाद क्या है, एक प्रकार का विचारधारा है जो प्राकृतिक वातावरण में जो है सर्वशक्तिमान है, जिसका किसी न किसी रूप में मानव पे प्रभाव अवश्य पड़ता है। ठीक है, अब बताइए इन 10 को क्वेश्चन में से कौन सा ऐसा प्रश्न रहा जो आपको याद नहीं हुआ। और अगर आप इसके पीडीएफ नोट्स, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव आप चाहते हैं, टेस्ट सीरीज चाहते हैं, एसजीएस क्लासेस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए। आपको जो है पूरा मास्टर बना दिया जाएगा आर्ट्स में 450 प्लस नंबर लाने के लिए। तो मिलते हैं हमनी के नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।